करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आपका इस पॉलिटी के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कल पॉलिटी में पढ़ा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसमें क्या कुछ होता है, क्या कुछ डेफिनेशन होती है संविधान की, उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद क्या होता है उसके बारे में हम पता करेंगे। तो क्या इसमें क्या कह रहा है कि जैसे ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड लार्जली ऑन द आइडियल्स ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि जो एक सिस्टम क्या हो गया कि एक प्रणाली हो गया, जो कि सरकार की एक प्रणाली है जो काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करती है, आदर्शों पर निर्भर करती है। किस आदर्शों पर निर्भर करती है? जो पश्चिमी उदारवाद लोकतंत्र है उसकी आदर्शों पर क्या करती है, निर्भर करती है। और एक एसेंस ऑफ विच इज रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑन द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि जिसका सार क्या है कि जो पूर्ण शक्तियां हैं उसके ऊपर, जैसे एब्सोल्यूट पावर का मतलब हो गया कि भी पूरी शक्तियां मिली हुई हैं कि भी आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके ऊपर एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस, कुछ प्रतिबंध हो गए, कुछ सीमाएं होंगे, वो लगाना ही डेमोक्रेसी का एक काम होता है। इट इज़ एडवाइज्ड इन द राइटिंग्स ऑफ J.S. मिल, डाइसी, जेम्स मेडिसन, मोन्टेक्स। तो ये कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में उन्होंने बताया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो सरकार होती है अगर वो डेमोक्रेसी से बनती है तो उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ सीमाएं लगाई जाती हैं, जिससे कि वो उसके ऊपर पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती, वो पूरी शक्तियाँ नहीं मिलती कि भी वो कुछ भी जो मन में आए वो कर सकती है। उसमें क्या होता है कि जैसे जो राजा, कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जहाँ पे राजा के द्वारा सरकार बनाई जाती है, जहाँ पे जैसे कि रोमन से इंस्पायर होकर, जैसे जो रोमन एम्पायर था 18वीं शताब्दी में, वो बहुत ही पावरफुल इंस्पायर था। तो उसमें क्या होता था कि जैसे अभी अभी भी आपको पता होगा कि जो इंग्लैंड हो गया, स्पेन हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, अभी भी जो सुप्रीम पावर होती है वो राजा होता है, और जो सरकार होती है, जो प्रधानमंत्री हो गए, वो सभी उसके अंडर आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एब्सोल्यूट पावर मिली होती थी पहले सरकारों के पास। उसका अभी पहले उनके ऊपर लिमिट नहीं होती थी, तो जो मर्जी आया उनको वो कुछ कर सकते थे। लेकिन अभी जब वो डेमोक्रेसी, तकरीबन हर देश में डेमोक्रेसी आने शुरू हो गई है, तकरीबन आज भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे देशों में, जैसे कि इंग्लैंड में भी अभी भी राजा, वैसे तो सुप्रीम लीडर राजा होता है, लेकिन ज़्यादातर उसको कुछ पावर्स वगैरह नहीं दी गई हैं, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि भी ये नहीं है कि भी वो कुछ भी कर सकता है राजा। तो सरकार के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं, राजा के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगी हैं। तो अभी क्या होता है कि जो पावर है, जो असली की जो शक्तियां हैं, जो सत्ता है, वो किसके हाथ में आ गई है? अब जनता के हाथ में आ गई है कि भी जनता जिसको चाहेगी उसको सरकार बनाएगी, जिसको नहीं चाहेगी उसको वो हरा देगी और उसको मतलब सत्ता में नहीं आने देगी। तो अभी नेक्स्ट क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी संविधानवाद के घटक। तो संविधानवाद के घटक में सबसे पहला क्या आता है? रूल ऑफ लॉ, जो कि डाइसी ने एक्सप्लेन कर रखा है कि भी जो कानून है उसका क्या कुछ रूल है, कुछ उसके नियम है। तो उसमें क्या कहता है कानून के नियम में? डेमोक्रेसी में सबसे पहला नियम क्या होता है? यही होता है कि भाई जो ऑल मैनर्स ऑफ पीपल आर इक्वली सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द ऑर्डिनरी कोर्ट। तो जो साधारण कोर्ट होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होगी। तो इसमें आज आपको पता है आपके देश में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर बंदा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, वो फैक्ट्री का मालिक हो, या फिर वो नॉर्मल मजदूर हो, किसान हो, अगर वो उससे कोई गलती करता है या कोई जुर्म करता है, तो उसको उसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि भाई तू अमीर है, तू गरीब है, तो तुझे इस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आने की इजाज़त नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लॉ है उसके सामने सभी आदमी, सभी सिटीजन क्या हैं? बराबर हैं। तो उनको सब, जैसे मान लो कोई किसी का अगर मान लो केस क्रिमिनल कोर्ट है, तो क्रिमिनल कोर्ट में अगर वो जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, या कोई किसान है, कोई मजदूर है, या कोई नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसकी जो सभी व्यक्ति हैं उनको सभी का क्रिमिनल कोर्ट में ही केस चलेगा। ये नहीं है कि भी कोई अमीर है तो उसके लिए अलग से कोर्ट बनाई जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, के अंदर जो लॉ है उसके सामने सभी बराबर हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें पॉइंट में। इसमें क्या एक्सेप्शंस है कि भी एक्सिस्टेंस ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ वो होगी जिनके पास भी जो जुडिशियल पावर तो हैं,
लेकिन सभी पावर नहीं है जो एक कोर्ट के पास होती हैं। तो लेकिन कुछ पावर उनको दी गई हैं जो कि ताकि वो जो रेगुलर कोर्ट है उसके बाहर भी कुछ केस अगर मान लो आ गया तो उसके ऊपर वो केस को हैंडल कर सकती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सरकारी अफसर हैं, जो बड़े बड़े अफसर हो गए मान लो, उनके ऊपर नॉर्मल कोर्ट में केस नहीं चलेगा, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वगैरह केस चलेगा। तो उसमें क्या होता है कि जो अलग से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो सरकारी अफसर हो गए, मान लो कुछ डाटा होता है जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है, उसको हम लोकल कोर्ट के सामने या लोकल पीपल के सामने हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उनके लिए अलग से कोर्ट बनानी पड़ती है ताकि मतलब देश की सुरक्षा के ऊपर कोई खतरा ना आए। तो इसमें क्या होता है कि प्रोविजंस फॉर अफर्मेटिव एक्शन, ये कुछ एक और एक एक्सेप्शन ये भी है कि प्रोविजंस फॉर अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन, जैसे कि भी रिजर्वेशन आपको पता है कि अपने इंडिया में बहुत सारे रिजर्वेशन हैं, SC ST हो गया, BC हो गया, तो OBC हो गया, इनके ऊपर कुछ रिजर्वेशन है। तो इनको कुछ रूल ऑफ लॉ में भी छूट मिली है ताकि कि जो पिछड़ा तबका है वो उसको थोड़ी सी छूट मिल सके ताकि उसका भी कुछ डेवलपमेंट हो सके। तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शंस उन्होंने दी गई है। तो अभी नेक्स्ट है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 जैसे कि आपको पता है इसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी ऑफ टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। मान लो अगर कोई राष्ट्रपति है हमारे देश का या किसी राज्य का कोई राज्यपाल है, तो उसको इम्यूनिटी होती है कि उसके खिलाफ अगर मान लो जिस टाइम पे वो राष्ट्रपति का पद संभाल रहा है उस टाइम के दौरान उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लगाई जाती हैं। तो उसके बाद मान लो उसका टेन्योर पूरा हो गया, उसके बाद उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। लेकिन जब तक उसका कार्यकाल चल रहा है उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यानी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई इसका कुछ जो सरकारें हैं वो गलत फ़ायदा भी उठाती हैं। जैसे आपको पता होगा कि शीला दीक्षित थी, एक टाइम पे उसका क्या होगा कि वो उसका उनको किसी केस में जैसे सरकार ताकि उसको बचाने के लिए सरकार ने क्या किया कि उनको दूसरे किसी राज्य का क्या बना दिया, राज्यपाल बना दिया ताकि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना चल सके। तो फ्रेंड्स यहाँ जो जैसे राष्ट्रपति या कोई भी राज्यपाल हो गया राज्य का, उसके खिलाफ इम्यूनिटी क्यों दी गई है? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो ज़्यादातर हमने ब्रिटिश से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। तो उसमें क्या होता है कि प्रणाली चली हुई है कि जो राजा है ना वो सबसे सर्वोपरि है और उसी की बदौलत सारी जो सरकारें हैं वो चलती हैं, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसी की बदौलत चलते हैं, क्योंकि उसी ने परमिशन दी कि भी आप सरकार बनाओ इसको, या वो चाहे तो अगर सरकार बदलवाना चाहता है तो वो सरकार बदलवा भी सकता है। तो वहाँ पे क्या माना जाता है कि जो राजा है ना वो सर्वोपरि है और उसको किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंडर या कोर्ट के अंडर नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप किसी ने आपको बनाया है तो आप उसी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। दस क्रिएशन कैन नॉट क्वेश्चन द क्रिएटर। इस लाइन का मतलब ये है कि भी आप मान लो आपका राजा है कोई आपका या भगवान है, तो आप भगवान के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। तो वहाँ पे राजा को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो और वहीं से ये लिया गया है। लेकिन क्या है कि इंडिया में क्या है, इंडिया में तो कोई राजा नहीं है, कोई मतलब राष्ट्रपति जो है वो सर्वोपरि सबसे बड़ी पावर नहीं है। यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ी पावर क्या है? जनता है। तो जनता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, जनता ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे परि है, सर्वोपरि है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, ना राष्ट्रपति हो गया, ना प्रधानमंत्री, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही सबसे बड़ा है। तो इसलिए ये कई बार इसके बारे में विरोध भी किया जाता है कि भाई इंग्लैंड में तो राजा है इसलिए उन्होंने उसको सर्वोपरि कर दिया, उसको इम्यूनिटी दे दी कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह नहीं चलेगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इंडिया में राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये जो सुविधा है, इम्यूनिटी है, वो क्यों दी गई है? तो अभी क्या कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन इज ए टर्म coined बाय JF कैनेडी। इट रेफर्स टू एनी स्पेसिफिक पॉलिसी टू द हेल्प ऑफ अंडर प्रिविलेज। तो ये आपको अभी अफर्मेटिव एक्शन के बारे में आपने ऊपर पढ़ा था कि जो मतलब जो रिजर्वेशन होता है कुछ कैटेगरीज का, तो उनके ऊपर जो जैसे कि अफर्मेटिव एक्शन का मतलब यहाँ पे समझाया गया है थोड़ा, ये सॉरी ये नीचे आ गया, पहले ऊपर होना चाहिए था। तो इसमें क्या गया है कि जो अंडर प्रिविलेज है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके को उभारने के लिए, उसको डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं ताकि उनके ऊपर जो रूल ऑफ लॉ है उसमें कुछ छूट दी जा सके और उनका कुछ डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेट का मतलब होता है सरकारी राजदूत। जैसे कि आपको पता है कि जो सरकारी राजदूत है उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होती। ये नहीं कि अपने देश में नहीं होती। जैसे मान लो कि इंडिया का कोई राजदूत है वो अमेरिका में गया हुआ है, या अमेरिका का राजदूत कोई इंडिया में आया हुआ है, तो उसके ऊपर अगर वो फॉरेन कंट्री में राजदूत है तो वहाँ पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसे कि जो US का राजदूत है उसमें इंडिया के अगर मान लो उसकी गाड़ी वगैरह से इंडिया में कोई
मर भी जाता है तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये वियना कन्वेंशन में दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि जैसे मान लो दो देशों के बीच में जंग छिड़ गई, जैसे भारत और पाकिस्तान हो गया, तो वो सबसे पहले क्या करते कि जो राजदूत होता है उसको जेल में डाल देते। पर ऐसा नहीं है, ना ही भारत का जो भारत है वो राजदूत किसी पाकिस्तान का राजदूत हो गया या किसी और भी देश के साथ जहाँ पे मान लो जंग छिड़ गई है, तो वहाँ पे उनके राजदूत के साथ कोई भी बुरा व्यवहार या कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला सकते। और ऐसा ही भारत के राजदूत के साथ भी नहीं हो सकता। दूसरे देश में अगर मान लो पाकिस्तान में है तो उसको पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। वो वियना कन्वेंशन के तहत उनको डिप्लोमेटिक क्या मिली गई है, इम्यूनिटी मिली हुई है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। ये क्या करता है, डिफेमेशन बाय स्पीच एंड बाय वर्ड्स। तो भी कोई भी, जैसे कि आपको पता है कि जो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया या लेजिस्लेटिव हो गया, तो वहाँ के जो एमपी हो गए, एमएलए हो गए, वो जो राज्यसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ भी किसी के बारे में भी कुछ कह सकते हैं। तो उसमें क्या है, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं चलाई जाएगी। तो इसके बारे में आर्टिकल 105 में क्या कहा गया है कि इम्यूनिटी अगेंस्ट सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी गिवन टू लेजिस्लेटर्स विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग सेड ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। यानी कि जो सेक्शन 499 है आईपीसी का, उसके अंदर क्या होता है कि भी आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते कुछ भी गलत सलत वर्ड बोल करके। तो इसमें क्या है, 105 आर्टिकल है जो वो लेजिस्लेटर हो गए जो उनके खिलाफ इम्यूनिटी देता है, एक इसके खिलाफ सेक्शन 499 के खिलाफ एक इम्यूनिटी प्रदान करता है उनको, कि वो जो फ्लोर ऑफ द हाउस है, जो जैसे कि जो राज्यसभा होगी, जो पार्लियामेंट होगी, जो ये जो लेजिस्लेटिव होगी स्टेट की, उसके अंदर अगर वो कुछ भी बोलता है तो उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के खिलाफ क्या मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी उनके खिलाफ, उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो आर्टिकल 105 है वो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो राज्यसभा होगी या लोकसभा होगी उसके मेंबर्स के लिए। और जो 194 आर्टिकल है वो है मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव यानी एमएलए हो। तो नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। आर्बिट्रेरी पावर का मतलब हो गया कि भी पूर्ण शक्तियाँ किसी को नहीं दी गई हैं, किसी भी सरकार होगी चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, तो उसको पूर्ण शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं उनके ऊपर। तो उसमें क्या कहता है कि डेलीगेशन ऑफ पावर जो है, जो उनको पावर दी गई है उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ताकि वो जनता की भलाई में अगर कुछ करना चाहें तो वो कुछ लिमिटेशंस के अंदर ही कर सकते हैं। इसमें जैसे कि एक बंदे के पास सारी पावर नहीं दी गई है, उसमें जैसे कुछ पोर्शंस डिवाइड किए गए हैं कि भी जैसे लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, जुडिशरी हो गया, तो इन सबको डिवाइड किया गया है ताकि मतलब एक बंदे के पास सारी पावर ना रहे। अगर एक बंदे के पास सारी पावर रहेंगी तो मोनोपोली आ जाएगी और मोनार्की आ जाएगी एक तरह से। जैसे कि आपको पता है कि जर्मनी में मोनार्की थी हिटलर के काल में, तो वो क्या है, एक अच्छा काल नहीं होता है। वहाँ पे लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों के जो राइट्स हैं, उनके कुछ मतलब उनको ज़्यादा प्रावधान नहीं दिया जाता है। तो जो इसलिए सब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे संविधान में सभी किसी एक बंदे के पास या किसी एक पार्टी के पास सारी पावर नहीं होती है, उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई जाती हैं ताकि वो अपनी पावर का अब्यूज़ ना कर सके, अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। तो नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कंसिक्वेंस नॉट द सोर्स ऑफ राइट। तो इसमें क्या कहा गया कि भाई भारतीय संविधान है जो, उसमें मान लो कुछ चीज़ें का उल्लेख लिखा गया है, कुछ चीज़ों के बारे में लिखा गया है, कुछ चीज़ों के बारे में नहीं लिखा गया है। तो जो लिखा गया है तो वो अब जैसे कोई राइट हो गई, फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गए, तो जो लिखा गया है वो तो हमें फंडामेंटल राइट के तौर पे मिल गया। लेकिन अगर जो कोई चीज़ नहीं लिखी गई है तो उसको क्या करें हम, वो बैन समझें या क्या समझें। तो वहाँ पे अपने सरकार में क्या होता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा गया है कि भाई अगर सरकार जब तक कुछ उसको अलाउ ना करे, तो अगर और उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में भी कहीं ना लिखा हो तो उस चीज़ को आप बैन समझ सकते हैं, उसको बैन ही समझें। उसमें जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ड्रोन्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई ड्रोन यूज़ करना है तो उसके लिए आपको पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बिना पुलिस की परमिशन के आप लेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए क्यों होता है कि उसके लिए कैसे परमिशन जो है वो वैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। जो छोटे शहर हो गए वहाँ तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन जैसे बड़े शहर हो गए, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, तो वहाँ पुलिस की परमिशन ड्रोन उड़ाने के लिए बहुत ही मुश्किल से मिलती है। क्योंकि वहाँ पे जैसे कि जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया या किसी मेन बड़े
इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर हो गया, तो उसके लिए क्या कहते हैं ड्रोन की परमिशन नहीं दी जाती है इतनी आसानी से। बिल्कुल ही अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, मान लो कुछ शादी ब्याह में करना है, तो वहाँ पे इतनी जल्दी परमिशन आपको नहीं मिलती है। लेकिन अमेरिका के संविधान में इसके बिल्कुल उलट है। अगर जिस चीज़ के बारे में संविधान में नहीं लिखा है तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या मिल गया, अधिकार मिल जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अमेरिका में एक इलोन मस्क है, टेस्ला कंपनी का मालिक है, तो वो अपना स्पेस क्राफ्ट बना के बाहर जा सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसी सुविधा नहीं है। अगर मान लो उसके पास पावर है, वो उसके पास अपना स्पेस क्राफ्ट है, तो वो बाहर स्पेस में मान लो जाना है, तो जैसे इलोन मस्क है, अमेरिका में ऐसे संविधान में कुछ लिखा नहीं गया है कि भी आप स्पेस में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो अगर मान लो नहीं लिखा गया है तो वहाँ पे उसको पूरी पूरी पावर मिल जाती है, अधिकार मिल जाता है कि वो जो चाहे कर सकता है। अगर उसके पास पैसा है, वो बाहर जाने के लिए उसके पास सोर्सेज हैं, तो वो जा सकता है। लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या है, आपको सरकार की परमिशन, पहली बात तो सरकार परमिशन देगी नहीं कि भी आप अपने कुछ पर्सनल जेट में या पर्सनल रॉकेट वगैरह में आप स्पेस से बाहर जाएं। तो अगर उसमें सरकार ने अगर अलाउ करती है तो ही आप कुछ वो काम कर सकते हैं जो संविधान में नहीं है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल में कहा गया है कि भाई जैसे जो फॉरेस्ट एक्ट है 2006 का, फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 2006, उसमें क्या कहा कि जो ट्राइबल पीपल है उनको क्या कहा गया कि भी बाद में, पहले क्या होता था कि जो उस फॉरेस्ट से वो अगर वो लकड़ी वगैरह काट लेते थे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, वो उनको जेल में डाल देता था और उनके खिलाफ कार्रवाई करता था। लेकिन सरकार ने फिर 2006 में क्या किया, एक फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट बनाया जिसमें क्या गया कि उनको ट्राइबल्स को रिकॉग्नाइज किया गया, उनको ये परमिशन दी गई कि भी आप, हाँ, आप अपने गुजारे के लिए या अपने घर के लिए कुछ भी, मतलब गुजारे के लिए वो अपना लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो क्योंकि ये पहले संविधान में नहीं लिखा गया था, तो इसको मतलब सरकार ने फिर इसलिए उनको पकड़ा जाता था, क्योंकि सरकार जब तक इसमें क्या है संविधान में कि जो लिखा नहीं गया है उसके खिलाफ आप बैन समझ सकते हैं। तो एक तरह से उनके खिलाफ बैन ही समझा गया और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी पहले। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है, जैसे कि आपको पता है कि जो ट्राइनिटी है इंडिया में, वो क्या है, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और लेजिस्लेटिव हो गया। इसमें क्या हो गया कि जो लेजिस्लेटिव होगा उसका काम है लॉ मेकिंग यानी कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम, कार्यपालिका का काम क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना। और जुडिशरी का मतलब हो गया एजुकेशन। एजुकेशन या कि भी मतलब कोई लागू कर दिया कानून और उसकी खिलाफ, उसकी वजह से किसी का अगर कोई राइट छीन रहा है, किसी का कोई शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ कहाँ जुडिशरी में जा सकता है और जुडिशरी फिर अपना एक्शन लेगी। तो अगर इसके जैसे पावर को अब सेपरेशन करने के इसके क्या क्या मतलब बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या है बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट है इट प्रिजर्व्स डेमोक्रेसी और एंड सिविल लिबर्टीज़। तो ये क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पावर्स का, जैसे कि अलग अलग कर दिया हमने, लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशरी हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो एक बचता लोकतंत्र बचा रहेगा। और उसमें क्या है कि भी जो मोनार्की वगैरह नहीं आएगी और जो लोग हैं, सिविल लोग हैं, उनकी भी लिबर्टी वगैरह नहीं छीनी जाएंगी। और नेक्स्ट है इट प्रोमोट्स डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अभी क्या होगा कि जैसे एक बंदा है, मान लो अगर आपको ही एक, मान लो कि ये कहते हैं कि भाई आपको 5 लेक्चर बनाने हैं या आपको अकेले को 5 लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, तो आपके लिए वो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वो 5 लेक्चर्स के नोट्स को हम 5 बंदों में डिवाइड कर दें, 5 बच्चों में डिवाइड कर दें, तो उससे क्या होगा, काम जल्दी भी होगा और एफिशिएंटली भी होगा। और नेक्स्ट क्या है कि भी स्पेशलाइजेशन। अभी अगर मान लो कोई जज है, आप उसको कहोगे भी आप मनरेगा इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि उसके पास उस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, उसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जज मनरेगा इम्प्लीमेंट थोड़ी कर सकता है। उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, वो करेंगे कि भी हाँ इसको मनरेगा है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना है हमारे शहर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो वो काम किसका है, आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटिव का है, वो एग्जीक्यूटिव का काम है, ना कि वो जज का। अभी ऐसे ही आप किसी आईएएस को ये नहीं कह सकते कि भी आप कोर्ट में जाओ और फैसला सुनाओ। तो जो मतलब जो लॉ पढ़ के आया है वो जज बन सकता है, जो नॉर्मल यूपीएससी के थ्रू क्लियर करके गया है वो आईएएस बन सकता है। ऐसा नहीं कि भी किसी का भी काम किसी को भी दे सकते। इससे क्या है कि एफिशिएंसी भी अच्छी होती है कि भी जिसका काम है वो, आपने कहावत भी सुनी होगी, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। तो यही है इसका मेन मोटिव। और नेक्स्ट है इस इट इंस्टीट्यूशनलाइज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इससे क्या होता है कि भी एक चेक्स और बैलेंस की लिमिट बनी रहती है कि भी
जो कोई भी है, अगर मान लो सबके पास एक ही पावर, एक ही बंदे के पास सारी पावर होगी तो उसको कोई रेस्ट्रिक्ट करने वाला, उसको कोई के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाने वाला नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लो सेपरेट कर दी पावर, तो उससे क्या होता है कि भी मान लो अगर इम्प्लीमेंटेशन में या फिर कोई लॉ मेकिंग में कोई कमी आई है तो उसको जुडिशरी संभाल सकती है, जुडिशरी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है और उसके ऊपर लिमिटेशन लगा सकती है। इसी तरह बाकी दूसरे केसेस में भी क्या होता है कि आपस में लिमिट होती है, कुछ भी ये इतने लिमिट तक ही काम कर सकते हैं, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बना दिया, कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, इट प्रमोट्स डिबेट्स एंड कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्शन बिटवीन थ्री ऑर्गन्स आफ्टर लैंडिंग लीडिंग टू ए बेटर डिसीजन। अभी क्या होगा कि भी तीनों हैं, अलग अलग तीनों की विचारधारा होगी, एग्जीक्यूशन की अलग विचारधारा होगी, लेजिस्लेटिव की अलग विचारधारा होगी और जुडिशरी की अलग विचारधारा होगी। तो उससे क्या होगा कि उनके बीच में डिबेट होगी, मतलब उनके बीच में आपस में डिबेट होगी, जिससे क्या होगा कि कुछ अच्छी बात ही निकल के आएगी, नए पहलू निकल के आएंगे कि भी कोई मान लो सरकार ने कोई कानून बना दिया तो उस टाइम पे उसने उस पहलू के बारे में नहीं सोचा हो, लेकिन अगर वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे या जुडिशरी के टाइम पे वो क्या हो गया, वो पहलू निकल के आया, तो उससे क्या होगा कि वो कानून है उसमें वो सरकार चेंज कर सके, उसको और भी बेहतर बना सकती है। तो इससे क्या होगा कि भी जो कानून वगैरह है या जो गवर्नमेंट चलाना है, जो देश का डेवलपमेंट है, उसमें काफ़ी बेटर डिसीजंस लिए जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि आखिरी में जाके हमारे ही देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ बेसिक सिविल राइट। डेमोक्रेसी होगी वहीं लोगों के बारे में सोचा जाएगा कि भी इनके कुछ राइट्स होने चाहिए, कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो राजा हो गया या फिर कहीं मोनार्की है तो वहाँ पे वो इतना खुद के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, लोगों के बारे में, आम जनता के बारे में इतना नहीं सोचेंगे। तो इसलिए डेमोक्रेसी होना भी ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। और नेक्स्ट है फ्री प्रेस एंड मीडिया। अभी जैसे कि आपको पता है चाइना है, वहाँ पे कम्युनलिज्म है, और कई देश हैं जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, वहाँ पे मोनार्की है, वहाँ एक ही राजा का राज चलता है। तो उसमें क्या होता है कि प्रेस को इतनी फ्रीडम नहीं होती है और लोगों को भी इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है। तो अगर आपने जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे क्या है, प्रेस को भी, मीडिया को भी पूरी परमिशन मिली हुई है कि वो कुछ भी छाप सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिट के अंदर की भी, कुछ गलत नहीं दिखा सकते किसी के बारे में। और नेक्स्ट है टेम्परेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टिव एवरी 5 ईयर। जैसे कि आपको पता है कि जो मान लो मोनार्की हो गया या फिर कम्युनलिज्म हो गया, जैसे चाइना में है, नॉर्थ कोरिया में है, वहाँ पे क्या है कि जो सरकार है वो अपनी मर्जी से कभी कहीं भी, मतलब कितने ही साल तक वो राज कर सकती है, कुछ भी अपने रूल बना सकती है, कुछ भी कर सकती है, मतलब। लेकिन इंडिया में क्या है कि अपनी सरकार है जो, वो सिर्फ 5 साल के लिए चुनी जाती है। अगर मान लो कोई गलत सरकार भी आ गई तो अगले 5 साल के बाद उसको नेक्स्ट इलेक्शन में हम चेंज कर सकते हैं, ताकि मतलब उसमें क्या है कि टेम्परेरी होता है गवर्नमेंट। वहाँ अगर परमानेंट सरकार होगी तो उसमें क्या होगा, उनके अंदर क्या है, एक घमंड आ जाएगा कि भी हमारी ही सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेरीनेस है तो उसको सोचना पड़ेगा कि भी आज अगर मैंने कुछ गलत किया तो 5 साल के बाद या तो आने वाले इलेक्शन में मतलब जनता हमें हटा भी सकती है। तो इसलिए वो कुछ जो भी कदम रखेंगे वो सोच समझ कर रखेंगे और लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए ही रखेंगे। और तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, वहाँ क्या होता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो मोनार्की हो गया, जो कम्युनलिज्म हो गया, यहाँ पे जहाँ पे राजा की सरकार है, वहाँ पे क्या होता है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। तो वहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो वो सरकार के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगा पाएगी, उनके जो गलत लॉ हो गए उनको वो बंद नहीं करवा सकती, वो ऐसे ही चलते रहेंगे और लोगों का शोषण होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम देखेंगे आगे कि भी कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे किया गया सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कि भी जो ब्रिटेन है, कुछ ब्रिटेन से कुछ रूल्स थे, कुछ एक्ट थे, उनको अडॉप्ट किया गया, जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, वो वहाँ से लिए गए हैं। तो थैंक यू। मिलते हैं कल नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।